नमस्कार दोस्तों। स्टेट वाइज सोलर एनर्जी पॉलिसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज़ के सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो तमिलनाडु सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 के ऊपर है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने से पहले तमिलनाडु में रिन्यूएबल एनर्जी का क्या स्टेटस है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 16,892 मेगावाट है। और ये एज ऑन 31 अगस्त 2022 है, जिसमें कि जो मेजॉरिटी है सोलर और विंड ही है। सोलर की जो कैपेसिटी है 5852.43 मेगावाट है। विंड सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। विंड जो है 9873.92 मेगावाट, स्मॉल हाइड्रो 123 मेगावाट और बायो जो है 1042 मेगावाट है। अगर हम लोग विंड की बात करें तो जो टोटल जो विंड की कैपेसिटी है अराउंड 41 गीगावाट के आसपास है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 25% जो कैपेसिटी है, नॉट 25% बट अराउंड 23-24% जो कैपेसिटी है वो तमिलनाडु में ही है। तो विंड की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु का रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस रहा है। अब हम बात करते हैं पॉलिसी के बारे में। तो अगर हम लोग पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो ये जो पॉलिसी थी सोलर एनर्जी जो पॉलिसी थी 2019, तो ये नोटिफाइड हुई थी 4 फरवरी 2019 को। और इसमें ऑपरेटिंग पीरियड डिफाइंड नहीं है कि मतलब जनरली आप देख रहे हैं पॉलिसी में तो 5 ईयर्स 7 ईयर्स 10 ईयर्स जो भी होता है, इसमें डिफाइंड नहीं है। इसमें ये बोला गया कि जब तक कोई नई पॉलिसी नहीं आती है या कुछ नया इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक ये पॉलिसी जो है वैलिड रहेगी। और कोई भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट अगर इशू करती है तो उनके बहुत क्लियर कट एक ऑब्जेक्टिव रहता है, गोल होता है कि बेसिकली इस पॉलिसीज़ के तहत हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। तो इसमें कुछ जो डिफाइंड है, कुछ कुछ है जो मैं आपको बता देता हूँ इसमें पढ़ करके कि डिफाइंड क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी गवर्नेंस, यूज रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट तमिलनाडु विल अचीव और एक्सीड द सोलर एनर्जी पोर्टफोलियो ऑब्लिगेशन एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय द रेगुलेटर फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम सबको पता है कि जो स्टेट रेगुलेटर होता है, जो कंसर्न रेगुलेटर होता है, वो सोलर आरपीओ एंड नॉन सोलर आरपीओ डिफाइंड करता है जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज होती हैं। और इसमें जो मेजर जो ऑब्लिगेटेड एंटिटी जो होता है स्टेट डिस्कॉम ही होता है। तो उनको डिफाइन करना पड़ता है कि इतना जो भी जो कंजम्पशन है उसका मिनिमम इतना परसेंट आपको सोलर या नॉन सोलर जिसमें कि विंड और जो भी है उससे लेना पड़ेगा। तो इसमें ये भी बोला गया कि जो है रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मतलब इसमें ये इंश्योर किया जाए कि हम जो भी रेगुलेटर डिफाइन करें उससे हम ज़्यादा ही अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट है फैसिलिटेट ओपन एक्सेस एज पर रेगुलेशन। इसमें ओपन एक्सेस की बात की गई है कि भाई हम फैसिलिटेट करेंगे। इनकरेज एंड इंसेंटिवाइज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर टू सेटअप सोलर एनर्जी सिस्टम। कंज्यूमर एंड पे भी बात की गई है, जैसे कि रूफ टॉप कंज्यूमर है उनको हम इंसेंटिवाइज करेंगे कि इनकरेज करेंगे सोलर सिस्टम लगे। इस्टेब्लिश अ सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम की बात की, कोई डेवलपर जो है या कोई इन्वेस्टर अगर यहाँ पर सेटअप करना चाहता है तो सिंगल विंडो मैकेनिज्म में जो भी अप्रूवल कंप्लाइंसेस जो करने पड़ते हैं उसके लिए ईजी हो। इनकरेज पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर टू मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट, facilitate ease of doing business in the solar energy sector and provides opportunity for electricity consumers to become a prosumers। आज की टर्म्स हम लोग नया टर्म्स डिफाइन करते हैं, प्रोज्यूमर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी करता है और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करता है। जैसे अगर हम अपने घर पर सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसको हम लोग प्रोज्यूमर्स भी बोलते हैं। हम तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो इसमें ये बोला कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को हम लोग प्रोज्यूमर्स बनाएंगे, मतलब रूफ टॉप जो सिस्टम है उसको हम इनकरेज करेंगे। हम बात करते हैं स्कोप की। तो इसमें बेसिकली अगर आप पूरी पॉलिसीज़ में देखेंगे तो उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो यूटिलिटी कैटेगरी सिस्टम्स है और एक कंज्यूमर कैटेगरी सिस्टम्स। तो यूटिलिटी कैटेगरी सिस्टम्स ऐसा समझ सकते हैं जो मेगावाट स्केल्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी बात की गई है। और जो कंज्यूमर कैटेगरी के स्टेट्स हैं जिसमें कि मेनली रूफ टॉप आता है उसकी बात की गई है। तो यूटिलिटी जो कैटेगरी सिस्टम है इसमें बोला है कि वेयर द ऑब्जेक्टिव इज सेल ऑफ सोलर एनर्जी टू ए डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी। जो डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्कॉम होता है बेसिकली आप कहीं भी देखेंगे तो वो जो बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके थ्रू ही जो है बिडिंग के थ्रू जो डेवलपर होता है उनके थ्रू परचेज करता है। तो तो वेयर द ऑब्जेक्टिव इज सेल ऑफ सोलर एनर्जी टू डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी और थर्ड पार्टी और सेल्फ कंजम्पशन एट ए रिमोट लोकेशन विलिंग फॉर दिस सिस्टम द ग्रिड कनेक्शन इज थ्रू ए डेडिकेटेड ग्रॉस मीटरिंग इंटरफेस। इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्रॉस मीटरिंग इंटरफेस का मतलब क्या है। कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स लगते हैं, अगर देखिए आप इसमें बताइए कि दो कैटेगरी, एक तो जो कंज्यूमर कैटेगरी जो रूफटॉप है और एक बड़े प्रोजेक्ट्स। तो उसमें ग्रॉस मीटरिंग में ये होता है कि जितनी भी आप जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वो सीधे सीधे डिस्कॉम पे जाएगी या जो भी अगर थर्ड पार्टी के थ्रू जाता है उसके थ्रू जाएगी, उसमें ग्रॉस मीटरिंग का अरेंजमेंट होगा। मतलब सीधे सीधे वो जो भी एनर्जी आप जनरेट करेंगे उसकी मीटर होगी। बट कंज्यूमर कैटेगरी जो रूफ टॉप में लगाते हैं उसमें एक्चुअली नेट मीटरिंग का प्रोविजन होता है। नेट मीटरिंग में ये होता है
कि एक्चुअल आप जितना कंज्यूम करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर रहे हैं और हम ग्रिड से भी ले रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 100 यूनिट हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की और टोटल हमने 200 यूनिट कंज्यूम की, तो 100 यूनिट हमें ग्रिड से लेना पड़ेगा, तो नेट मीटर मतलब 100 यूनिट की ही हमें बिलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ग्रॉस मीटरिंग में ऐसा नहीं होता है। ग्रॉस मीटरिंग में जितनी भी जनरेट की हमें डिस्कॉम को देना पड़ेगा, उसका एक रेट अलग होता है, और जो हम कंज्यूम करते हैं उसका रेट अलग होता है। तो जो यूटिलिटी कैटेगरी की बात की गई है उसमें बोला कि जो ग्रास जो मीटरिंग इंटरफेस है वो जरूरत है। कंज्यूमर कैटेगरी सिस्टम में ये बोला है वेयर द ऑब्जेक्टिव इज सेल्फ कंजम्पशन ऑफ द सोलर एनर्जी एंड एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस एनर्जी टू द ग्रिड। अगर आप जो प्रोज्यूमर की बात की, अगर आप एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो आप ग्रिड को भी दे सकते हैं। फॉर दिस सिस्टम द ग्रिड कनेक्शन इज थ्रू ए कंज्यूमर सर्विस कनेक्शन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी। उस केस में ये होना कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी का आप कंज्यूमर होना चाहिए, मतलब आप डिस्कॉम से जो है ना आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, मतलब बेसिकली उस केस में जो ये कंज्यूमर कैटेगरी स्टेटस वाली वैलिडिटी, जो आप रूफ टॉप कैटेगरी हम इसको सिंपल बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं टारगेट की, तो जिसमें टारगेट रखा गया 9000 मेगावाट रखा गया, 9000 मेगावाट बाई 2023। और इसमें बोला गया कि जो 9000 मेगावाट है इसका 40% जो है रूफ टॉप कैटेगरी, मतलब जो कंज्यूमर कैटेगरी स्टेटस है उसके थ्रू हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो 9000 का अगर 40% करते हैं 3600 मेगावाट जो रूफ टॉप कैटेगरी में, जो बैलेंस कैटेगरी है बेसिकली 5400 मेगावाट हम यूटिलिटीज मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम लोग लेंगे। अब इसमें जो कुछ और भी डिफाइन किए हैं पैरामीटर्स उसको समझ लेते हैं। तो सोलर एनर्जी ग्रिड फीड इन, तो सोलर एनर्जी ग्रिड फीड इन मैकेनिज्म विल इंक्लूड बट मे नॉट बी लिमिटेड टू द फॉलोइंग। तो उसमें क्या डिफाइन किया, कौन कौन सी, तो एक वही है सेम यूटिलिटी कैटेगरी डिफाइन किया, फिर आगे कंज्यूमर कैटेगरी डिफाइन किया है। तो सोलर एनर्जी ग्रॉस फीड इन यूटिलिटी कैटेगरी में क्या बताया इसमें, एनर्जी सेल्स टू डिस्कॉम लाइसेंसी आर अंडर ओपन एक्सेस थर्ड पार्टी या कैप्टिव कंजम्पशन। जो बड़े प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो बेसिकली हम एक या तो डिस्कॉम लेता है या तो ओपन एक्सेस के थ्रू कैप्टिव कंजम्पशन के थ्रू कैप्टिव कंजम्पशन हो सकता है या थर्ड पार्टी हो सकता है। उस केस में एनर्जी सेल्स आप दे सकते हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी द टैरिफ थ्रू बिडिंग प्रोसेस आर डिटरमाइंड बाय द रेगुलेटर, जो स्टेट रेगुलेटर है TNRC, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसको TNERC बोलते हैं। तो इसमें डिस्कॉम के लिए बोला है कि जो डिस्कॉम जो पावर परचेस करेगा या तो बिडिंग के थ्रू जो टैरिफ निकल के आएगी उसके थ्रू प्रोसेस करेगा, उस केस में क्या होता है रेगुलेटर अडॉप्ट कर लेता है, या रेगुलेटर जो है टैरिफ जो डिसाइड करेगा फीड इन टैरिफ डिसाइड करेगा, वैसे लेना पड़ेगा। आप अगर तमिलनाडु का थोड़ा सा आप देखेंगे 4-5 साल पहले का, तो उसमें तमिलनाडु ने ओपन कर दिया था कि आप कभी आप हमारे स्टेट्स में लाइए, और इसमें टैरिफ जो फिक्स कर दिया था, इसलिए फीड इन टैरिफ की बात किया है। It will be permitted at all voltage level subject to applicable wheeling and other applicable charges and condition for various voltage level as may be determined by the state regulator. No wheeling facility is permitted at the LT voltage level। इसमें बोला कि जो LT वोल्टेज लेवल आप जनरेट कर रहे हैं और आप किसी दूसरे थर्ड पार्टी को दे रहे हैं तो उसमें इसमें व्हीलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, डिस्कॉम प्रोवाइड नहीं करेगा। नो बैंकिंग, कोई भी इसमें बैंकिंग जो यूटिलिटी स्केल में बैंकिंग का प्रोविजन नहीं दिया गया। जो भी आप जनरेट करेंगे सीधे सीधे आप ग्रिड में देंगे, और जो भी एक्सेस एनर्जी अगर आप जनरेट कर रहे हैं और ग्रिड में दे रहे हैं तो उसमें जो रेगुलेटर है जो टाइम टू टाइम जो अगर डिसाइड करेगा किस में कंपनसेट करना पड़ेगा वो उस हिसाब से कंपनसेट किया जाएगा। बट बैंकिंग नहीं है, सीधे सीधे एक्सेस एनर्जी आपको ग्रिड में जाएगी। अब कंज्यूमर कैटेगरी की बात किया कि सोलर एनर्जी नेट फीड इन कंज्यूमर कैटेगरी में, तो फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड सरप्लस इफ एनी बीइंग एक्सपोर्टेड टू द ग्रिड। बेसिकली आप सोलर प्रोजेक्ट्स जो भी लगा रहे हैं अपने कंज्यूमर कैटेगरी में, तो आप अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए लगाएंगे, किसी थर्ड पार्टी के लिए नहीं लगाएंगे। आपने अपने लिए लगाया और थर्ड पार्टी को आप सेल कर रहे हैं, नहीं। जो भी एक्सेस एनर्जी जनरेट होगी वो ग्रिड में जाएगी। अवेलेबल टू ऑल LT इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सब्जेक्ट टू द TNRC रेगुलेशन। जितने भी जो LT कंज्यूमर कैटेगरी वाले उसमें कैटेगरी में आते हैं उनके लिए सब पे ही एप्लीकेबल होगा। और नेट मीटरिंग अरेंजमेंट, जो कि मैंने जस्ट पहले बताया था कि इसमें नेट मीटरिंग अरेंजमेंट का होगा। नेट मीटरिंग अरेंजमेंट में जितनी एक्चुअल एनर्जी आप कंज्यूम करेंगे उतनी की ही बिलिंग होगी। और अगर आप एक्सेस जनरेट करके देते हैं, इन केस में कुछ ऐसे केसेस भी आएंगे जिसमें कि आप की कंजम्पशन कम हो और आपकी जनरेशन ज़्यादा हो और आप ग्रिड में फीड करते हैं एक्सेस जनरेट देंगे, तो उस केस में एक तो रोल हो जाएगा आपका, जो नेक्स्ट जो मंथ है उसमें आपका क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जो टोटल एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट टोटल है 1 साल के अंदर, उसके 1 साल के अंदर टोटल एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो अगर एक्सेस जनरेशन होगी तो उसमें क्रेडिट नेट क्रेडिट जो भी मिलेगा, मान लीजिए आप 1 साल का अगर लेते हैं तो आपने 1 साल में टोटल जनरेट किए 100 यूनिट और कंज्यूम किया आपने 90, तो 10 यूनिट आपका एक्सेस रहा। तो 10 यूनिट का जो टोटल पैसा मिलेगा आपको, जो रेगुलेटर जो डिसाइड करेगा वो आपको उस हिसाब से मिलेगा। अब इसमें बताया गया सोलर एनर्जी फीड इन टैरिफ, ये क्या है। तो बेस्ड ऑन द कम्पिटिटिव बिडिंग सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ रेगुलेटर नेट फीडिंग टैरिफ विल बी डिटरमाइंड बाय द रेगुलेटर, जो स्टेट रेगुलेटर है TNRC वो करेगा।
मतलब इसमें जो यही है कि अगर बिडिंग के थ्रू होगा, और अगर बिडिंग के थ्रू, उसमें बिडिंग वाले रूट में क्या होता है कि जो रेगुलेटर को भी अडॉप्ट करना पड़ता है, और अगर बिडिंग के थ्रू नहीं होता, जो नेट फीडिंग होगा, तो वो रेगुलेटर जो है वो डिसाइड करेगा। जो स्टेट रेगुलेटर है में इंट्रोड्यूस टाइम ऑफ द डे सोलर एनर्जी फीड इन टेरिफ टू इनकरेज सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर्स एंड सोलर एनर्जी स्टोरेज ऑपरेटर्स टू फीड एनर्जी इनटू द ग्रिड व्हेन एनर्जी डिमांड इज हाई। बेसिकली अब टाइम ऑफ डे टैरिफ इंट्रोड्यूस करने का पर्पज़ ये है कि मान लीजिए कोई पीक टाइम है, तो उस टाइम पे जो रेगुलेटर है, अगर मान लीजिए बोला कि इस टाइम पर, अगर पीक टाइम पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके अगर आप ग्रिड में देते हैं, तो उस केस में आपको एक ये रेट होगा, मतलब एक ज़्यादा रेट होगा बेसिकली। तो उसमें क्या होगा, जो जनरेटर्स होंगे वो कोशिश करें कि भाई इस टाइप से हम फीड करें, और उसको सो दैट कि मुझे इनकम भी ज़्यादा हो, और इसकी वजह से क्या होता है कि स्टोरेज भी ज़्यादा बढ़ेंगे। स्टोरेज में आप अगर जो ऑफ अगर टैरिफ कम होगा, उस केस में आपने एनर्जी स्टोर कर ली, और जो टैरिफ ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे आपने एनर्जी जो है बेच दी। तो एक बिजनेस मॉडल एक ये बन सकता है, इसलिए टाइम ऑफ द डे टैरिफ की बात की गई है सोलर फीडिंग के लिए। अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स। तो जो सोलर एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स की जो बात किया गया, तो जनरली मेनली अभी आज की डेट में दो ही मॉडल जो होता है सोलर एनर्जी में, एक तो कैपेक्स मॉडल होता है और दूसरा रेस्को मोड होता है। तो कैपेक्स मॉडल जैसे अपफ्रंट ओनरशिप अगर हम बात करते हैं, द परचेजर ऑफ सोलर सिस्टम्स पेज द सप्लायर फॉर द कैपिटल कॉस्ट एंड टेक ओनरशिप ऑफ द सोलर सिस्टम, जिसको हम लोग कैपेक्स मॉडल बोलते हैं। अगर हम रूफ टॉप की बात पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो अगर हम अपने घर के ऊपर रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, उस रूफ टॉप सोलर सिस्टम की ओनरशिप अगर हम इन्वेस्टमेंट, जो ओनर है वो खुद कर रहा है और किसी के थ्रू लगवा रहा है, उसको बोलेंगे कि ओनरशिप उसके पास है और इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है, दैट इज द अपफ्रंट ओनरशिप, जिसको कैपेक्स मॉडल बोलते हैं। सोलर सिस्टम लगवाने का चार्ज वो पे करेगा। एक होता है डिफर्ड ओनरशिप, बेसिकली इसमें बहुत सारे बिजनेस मॉडल हैं, लेकिन इसको डिफर्ड ओनरशिप को हम सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, रेस्को मॉडल के पैटर्न पे ही है। तो सोलर सिस्टम इज इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द सप्लायर, मतलब आपके बिहाफ पर कोई तीसरा सप्लायर जो है, वो कोई दूसरा सप्लायर है, वो आपके सिस्टम आपके बिहाफ पे लगाएगा। द परचेजर मेक्स सिस्टम परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट टू द सप्लायर और लीज द सिस्टम फ्रॉम द सप्लायर। परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट सिस्टम मतलब ये है कि मान लो जितनी एनर्जी जनरेट करेगा, उतने एनर्जी के लिए आपको पैसा जो सप्लायर लगाएगा उसको आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आपके घर के ऊपर 5 किलोवाट का सिस्टम लगाता है, और 5 किलोवाट का सिस्टम वो इन्वेस्टमेंट करता है। जो 5 किलोवाट के सिस्टम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, मान लीजिए जो डेली जो है 20 यूनिट्स जनरेट हो रही है, तो आपके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाएगा, पर यूनिट मैं 5 रुपीज़ दूंगा, तो 20 यूनिट के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी के उसको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो उसी की बात करते हैं, परचेजर मेक सिस्टम परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट टू द सप्लायर और लीजेज द सिस्टम फॉर द सप्लायर्स। तो स्टेट ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द परचेजर और म्यूचुअली एग्रीड डेट और इज ट्रिगर्ड बाय ए म्यूचुअली एग्रीड इवेंट। जो भी एक आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, उस बेसिस में बहुत सारे इसमें मॉडल बन सकते हैं। एक तो बूट मॉडल भी बोलता है, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मान लीजिए कोई एक ऐसा जो डेवलपर आता है, बोलता है कि ठीक है आपके घर पे मैं सिस्टम लगाता हूँ, और ये म्यूचुअल टैरिफ है, 10 साल 12 साल बाद जो सिस्टम है मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, ये हो सकता है। कोई अगर तीसरा एक आता है कि ठीक है आप मुझे रेंट पर दे दीजिए अपना, और मैं सिस्टम लगा दूंगा और जो जनरेट करके मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी दे दूंगा। तो ये सब बहुत सारे मॉडल्स बन सकते हैं, बट मेनली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रेस्को मॉडल की ही बात कर रहा है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी मैंडेट्स एंड प्रोग्राम्स। ये बेसिकली है क्या चीज़, तो एनी बिल्डिंग टाइप्स दैट रिक्वायर्ड ईसीबीसी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड कंप्लायंस विल फॉलो द ईसीबीसी कंप्लायंस गाइडलाइंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पीवी एंड सोलर थर्मल एनर्जी सिस्टम। जो ईसीबीसी कोड की बात करता है, तो उसमें बेसिकली सोलर एनर्जी प्रमोट करने की बात करते हैं। तो उसमें ये बोला कि अगर नई बिल्डिंग बना रहे हो, ईसीबीसी कंप्लायंस को फॉलो करना है, तो वो करना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस ए पॉलिसी टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड चार्जिंग फैसिलिटी। हम ऐसा पॉलिसी बनाएंगे कि सो दैट कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है स्टेट्स में प्रमोट हो, और उसके जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा उसके लिए किया जाएगा। द इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट और अदर एंटिटी एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंस मॉनिटरिंग ऑन एनुअल बेसिस। जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का जो मैंडेट है वो करेगा। हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी पॉलिसीज़ निकाली जाती है, तो उसमें जो मेजर जो होता है, जो डेवलपर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं या किसी के लिए भी जो कंज्यूमर होते हैं, जो भी समझ लीजिए, वो एक इंसेंटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है इस पॉलिसीज़ के थ्रू प्रमोट करने के लिए सोलर एनर्जी का। जो इंसेंटिव की बात की गई है, तो इसमें भी कंज्यूमर कैटेगरी सोलर एनर्जी विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी टैक्स फॉर द 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ दिस पॉलिसी। जो कंज्यूमर कैटेगरी है, जिसमें रूफ टॉप मेनली जो है छोटे जो एलटी लेवल पर जो प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, तो जो कंज्यूमर कैटेगरी में जो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है 2 साल के लिए आपको एग्जेम्प्ट रहेगी। सुटेबल इंसेंटिव इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फार्मर्स, स्पेशली बोला गया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको प्रमोट करेंगे, और जो फार्मर्स हैं उनके लिए एक सुटेबल पॉलिसी लाई जाएगी, इंसेंटिव स्कीम बनाई जाएगी।
नेक्स्ट है डिस्कॉम कैन क्लेम आरपीओ टुवर्ड्स सोलर जनरेशन बाय द नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज। जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज होते हैं जिसमें कि मेनली डिस्कॉम आता है और ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स आते हैं और जो कैप्टिव प्लांट्स होते हैं, तो अगर वो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज के कैटेगरी में आते हैं मोर देन 1 मेगावाट वाले, तो अगर उसको कंप्लायंसेस के अलावा कि नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं, अगर वो सोलर प्लांट लगा रहा है, उसकी जो सोलर जनरेशन हो रही है, उसको जो है डिस्कॉम जो है अपने आरपीओ कंप्लायंस की कैटेगरी में अपने उसमें वो कर सकता है, मतलब काउंटिंग कर सकता है। तो उसमें यही बोला कि डिस्कॉम कैन क्लेम आरपीओ टुवर्ड्स द सोलर जनरेटेड बाय द नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज, जिस पर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, जितना मिनिमम आपको सोलर या जो भी नॉन सोलर आपको परचेस करना ही पड़ेगा। लैंड्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिस्टम कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। सोलर सिस्टम और उससे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी लैंड प्रोवाइड की जाएगी उसको प्रायोरिटी बेसिस पर लैंड प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, तो उसके लिए लैंड एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो लैंड वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रिड कनेक्टिविटी एंड एनर्जी इवैक्यूएशन की। तो इसमें जो कंज्यूमर कैटेगरी है, द लिमिट ऑफ सोलर सिस्टम अप टू द सैंक्शन लोड। तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई घर है, उसका 5 किलोवाट मैक्सिमम सैंक्शन लोड है, तो जो सिस्टम लगा सकता है अपने छत के ऊपर, घर के ऊपर, वो 5 किलोवाट तक का ही सिस्टम लगा सकता है, नॉट मोर देन दैट। ऐसा नहीं कि 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड और 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लीजिए, नहीं, वो परमिटेड नहीं होगा। तो जो कंज्यूमर कैटेगरी है उस केस में जो सैंक्शन लोड है उतनी तक ही आप सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। उसके साथ एक और भी कंडीशन लगाया हुआ है कि द मैक्सिमम क्यूमुलेटिव सोलर पीवी कैपेसिटी, जो हम एक्चुअली जिस एरिया में जो डिस्कॉम का जो ट्रांसफार्मर होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, उसकी भी एक लिमिटेशंस होती है। तो वो उस लिमिटेशंस की बात की गई कि मान लीजिए उस घर में उस डिस्कॉम से उस पर्टिकुलर एरिया में उस ट्रांसफार्मर से अगर 50 घर हैं और एक्सीड कर जा रही है कैपेसिटी, तो वो लिमिट वहाँ पर भी रुक जाती है कि जो डिस्कॉम का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर है उसकी भी एक लिमिट है, उसके बियॉन्ड फिर हम सैंक्शन नहीं करेंगे। तो द मैक्सिमम क्यूमुलेटिव सोलर पीवी कैपेसिटी एट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लेवल मे बी रिव्यूड बाय द डिटरमाइंड बाय द रेगुलेटर फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनेबल ऑप्टिमल सोलर एनर्जी पेनेट्रेशन। तो बेसिकली इसमें क्वांटिटी डिफाइन नहीं किया गया। बहुत सारे स्टेट्स में 100% तक की बात करते हैं, बहुत सारे स्टेट में 70% की बात करते हैं, 80%, बहुत जगह 50% की बात करते हैं। तो बोला है कि इसमें जो रेगुलेटर, स्टेट रेगुलेटर इस चीज़ को रिव्यू करेगा कितना परमिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑल न्यू सर्विस कनेक्शन मीटर्स इन द तमिलनाडु शैल बी कॉन्फ़िगर्ड फॉर द बाई डायरेक्शन एनर्जी रिकॉर्डिंग एंड डिस्प्ले सो दैट द न्यू सर्विस कनेक्शन एंड एग्जिस्टिंग सर्विस कमीशन फॉर विच द मीटर्स आर रिप्लेस्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ मेंटेनेंस आर रेडी फॉर द इफेक्टिव सोलर एनर्जी नेट फीडिंग मीटरिंग एट द एनी टाइम इन द फ्यूचर। बेसिकली ये बात करके जितने भी नए सर्विस कमीशन लगेंगे, नए सर्विस मीटर लेंगे, सारे बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर लेंगे। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये कि नेट मीटर लगेंगे। नेट मीटर में ये होता है कि अगर हम एनर्जी इंपोर्ट करें तब भी रिकॉर्ड करेगा, और एनर्जी एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब सोलर एनर्जी हम लोग जनरेट करके अगर हम लोग ग्रिड में दे रहे हैं तो उसको भी रिकॉर्ड करेगा, तो उसको बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर बोलेंगे। तो इसमें ये बोला कि जो भी नए मीटर लगेंगे वो बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर लगेंगे। इसके अलावा जो रिप्लेस किए जाएंगे वो भी बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर लगेंगे, सो दैट कि फ्यूचर में हमें चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े। फॉर हाई टेंशन कंज्यूमर्स ओपन एक्सेस रेगुलेशन ऑफ TNRC will apply subject to condition imposed by the SLDC. However, wheeling for less than 1 megawatt shall not be allowed। जो 1 मेगावाट की जो कैपेसिटी अगर है उसके लिए व्हीलिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी, मतलब उसमें अलाउ नहीं कर रहा है, सिंपल आप जान लीजिए। अवेयरनेस क्रिएशन एजुकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग, इसमें बोला कि ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स आर इनकरेज टू इंट्रोड्यूस अ कैरिकुलम ऑन द एनर्जी एंड इन्वायरमेंट इनटू द सिलेबस। State government department and state public sector undertaking will be encouraged to participate in annual energy and energy conservation training program organized by the TEDA and other agency। TEDA मतलब Tamil Nadu Energy Development Agency। All higher education institutions are encouraged to host annual energy and environment day to create awareness about climate change and the benefits of renewable energy as a climate change mitigation strategy। Basically स्कूल कॉलेजेस लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाने की बात हो रही है। और सोलर एनर्जी रिसर्च की इसमें बात की गई है कि टेडा जो तमिलनाडु एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो वहाँ की एजेंसी है, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, जिसको कि टेडा बोलते हैं। टेडा इन कोलैबोरेशन विद अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट सोलर एनर्जी रिसर्च फंड, एक फंड बनाएगा और उसको सो दैट कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो फील्ड है उसमें हम फंडिंग कर सकें, रिसर्च को प्रमोट कर सकें। सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल फॉर स्टडी रिसर्च और पायलट पर्पज मे बी गिवन स्पेशल प्रायोरिटीज and exemptions by the Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission and the distribution licensee on the recommendation of the government। और इसमें स्टेट एजेंसीज का क्या रोल है उसको डिफाइन किया गया है। और आप कहीं भी किसी पॉलिसीज में देखेंगे तो जनरली हमेशा नोडल एजेंसीज की बात की गई है। तो इसमें नोडल एजेंसी बेसिकली टेडा ही है, लेकिन टेडा के साथ साथ टेंजेटको की बात की गई है और दोनों के क्लियर कट रोल डिफाइन किए गए, टेडा का क्या रोल है और टेंजेटको का क्या रोल है। तो टेडा को बोला गया कि टेडा विल लीड टू पॉपुलराइज द पॉलिसी एंड अवेयरनेस क्रिएशन। जो भी इस पॉलिसीज़ को अवेयरनेस के लिए जो भी एक्टिविटी करनी होगी सारा टेडा इस चीज़ को करेगा।
टेडा एंड टेंजेडको दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विल कोऑर्डिनेट विद एजेंसीज फॉर द प्रमोशन ऑफ R&D प्रोजेक्ट्स, जो R&D प्रोजेक्ट्स के लिए दोनों एजेंसी जो है उसके लिए कोऑर्डिनेट करेंगे और प्रमोट करेंगी। टेंजेडको विल फैसिलिटेट इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बूट मॉडल, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, प्रमोट एनर्जी स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट, सोलर पार्क्स। सोलर पार्क अगर जो भी सोलर स्टेट्स में आना है तो उसके लिए जो है टेंजेडको ही नोडल एजेंसी बनाई गई है। बूट मॉडल मतलब अगर कोई डेवलपर जो है अगर तमिलनाडु में प्रोजेक्ट्स लगाना चाहता है जिस मॉडल में, तो उसके लिए टेंजेडको को अप्रोच कर सकता है। टेडा विल फैसिलिटेट द स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस एंड इंसेंटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम। बेसिकली जो भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस अगर लेना है तो टेडा जो है फैसिलिटेट करेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव की जो बात की गई, हम उसको ऐसे समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेनली जो अगर MNRE की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की, तो जो 3-4 जो स्कीम्स चल रही है, जैसे कि आज के डेट में बात करें तो PM कुसुम स्कीम है जो कि फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाई गई है। प्लस जो पंप हैं, एग्रीकल्चरल जो पंप हैं उसको सोलराइज करने की बात की गई है। इसके अलावा सोलर पार्क की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि सोलर पार्क लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सब्सिडी या सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा रूफ टॉप का स्कीम है, रूफ टॉप लगाना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है रेजिडेंशियल कंज्यूमर को और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ को। तो इन सब चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोग्राम है, जो इंसेंटिव है, वो टेडा जो है कोऑर्डिनेट करेगा। टेडा विल अंडरटेक पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोलर प्रोजेक्ट्स। हर पॉलिसी में लिखा रहता है कि जो भी पीरियोडिकल जो रिव्यू करना होगा कि पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है और क्या हर्डल्स हैं, जो सारी चीज़ें, तो उसके लिए पीरियोडिकल रिव्यू किया जाएगा और टेडा ही इस चीज़ के लिए कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये बेसिकली स्टेट एजेंसीज है रोल का, जिसमें कि टेडा और टेंजेडको को डिफाइन किया गया कि टेडा का क्या रोल है और टेंजेडको का क्या रोल है। तो होप दोस्तों, जो तमिलनाडु की जो पॉलिसी है 2019 सोलर की, ये आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको सही लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।